नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्र और बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार में विकास के दावों खारिज करते हुए कहा कि बिहार की वास्तविक स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विकास के मामले में बिहार 36वें स्थान पर है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। ऐसे तो जब कभी मुख्यमंत्री जी, उनके सरकार के लोग लगातार ये दावा करते हैं कि बिहार का विकास हुआ है, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने की स्थिति में आ गया है और जल्दी खड़ा होगा। नीतीश जी का ये अंतिम साल है। 20 साल बाद जो स्थिति बनी है, बिहार के विकास की जो वास्तविक तस्वीर है, उसको लेके मैं आपसे इसको साझा करना चाहता हूँ। जुलाई महीने में नीति आयोग, जो भारत सरकार का ही संस्था है, और वो हर राज्यों के विकास का आकलन करता है और वो सतत विकास लक्ष्यों के विकास सूचकांक में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया। पूरे देश में 36 राज्य हैं, 28 बड़े राज्य और बाकी केंद्र शासित और छोटे राज्य। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन 36 राज्यों में विकास के मामले में 36वें स्थान पर बिहार को नीति आयोग ने रखा है। इसका मतलब साफ है कि बिहार में विकास की बात केवल सरकार के भाषण में, मुख्यमंत्री जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में है। वास्तविक तस्वीर है कि हम लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो MPI है, गरीबी सूचकांक है, उसमें भी सबसे अधिक गरीब आबादी वाला राज्य यानी 26.59%, लगभग 26 से 27% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता बिहार में गुजर बसर कर रही है। शिक्षा में जो कभी यहीं नालंदा हुआ करता था, हम लोग और सरकार के लोग या कोई भी बिहारी व्यक्ति के लिए गर्व की बात होती थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आज शिक्षा में सबसे पिछले स्थान पर हम लोग खड़े हैं और मतलब फिर 36 राज्यों में 36वें स्थान पर। ग्रामीण साक्षरता दर और भी खराब है, जो कि 43% ही है। साक्षरता दर 61.8% के अनुसार, जो भारत में सबसे कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। और अगर आप लोगों को ठीक से याद होगा तो मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो लाल किले के प्राचीर से पहले उन्होंने घोषणा किया था कि स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण हम लोग पूरा करेंगे। और ठीक 2015 में जब लाल किले से भाषण 15 अगस्त को उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 100% लड़कियों के लिए अलग से शौचालय और 100% छात्रों के लिए अलग से शौचालय बनाने का जो लक्ष्य था वो सरकार ने पूरा कर लिया है। और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्वीट आया, अभी भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं, 4-5 बार ये आया था। जबकि अभी मेरा एक क्वेश्चन था, उसमें सरकार ने खुद ही स्वीकार किया कि हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाए। तो किस तरह से झूठ फरेब परोसा जाता है देश की जनता के सामने, और ख़ास करके बिहार में जो अभी आपको हमने बताया कि 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध नहीं है। और कुछ जगह ऐसा शौचालय है
जिसको स्टोर के रूप में विद्यालय और वहाँ के प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। स्वास्थ्य सूचकांक में भी हम लोग बड़े राज्यों में 28 जो बड़े राज्य हैं उसमें अंतिम स्थान पर हैं। पहले 27वें स्थान पर था 4 साल पहले, मुझको अच्छी तरह से याद है, लेकिन वो भी अब खिसक के 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चला गया खिलाफ। अच्छी बात है कि जो अफसर इसमें कि जिनकी संलिप्तता थी वो जेल में है, हम लोग को उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिसके वजह से वो जेल में हैं, जो टेंडर दिया गया था जिसके कारण ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव जेल में हैं, तब सरकार ने ये बताया कि घूस देने वाली सारी चारों कंपनियों का टेंडर हम लोग रद्द करेंगे, लेकिन आज तक वो रद्द हुआ नहीं एवं पूर्ण रूपेण भुगतान पर रोक क्यों नहीं अभी तक लगाया गया, ये हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और जब तक उनको मालिकों को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ये तो फिर नेचुरल जस्टिस का मामला है, तब तक कोई डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा इस बात को। इसका मतलब सरकार उन कंपनियों के मालिकों को संरक्षण दे रही है और उस कंपनी में अदानी साहब भी हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी तक सब उनका इतना रसूख हो गया देश में इस मोदी जी के आने के बाद कि उनके कंपनियों का कुछ हो नहीं सकता है। साइबर अपराध में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। साइबर थानों के कार्य प्रणाली बेहद पुराने तरीके से चल रहे हैं और उदासीन है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 17वीं बीपीएससी परीक्षा में युवाओं को जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं को परेशान किया गया और अब आंदोलन उग्र होता देख इसे आनन फानन में वापस ले लिया गया, लेकिन वो भी शाम को। हम लोग एक तो शादी ब्याह लगन के बीच छात्रों के साथ मजाक किया गया, बिहार के होनहार छात्रों पर बर्बर लाठी चार्ज की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और साथ साथ जो 80 से 90 हज़ार छात्रों का भरा हुआ फॉर्म बीपीएससी के सर्वर डाउन होने के कारण 3 दिन तक सर्वर डाउन रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि 3-3 दिन तक लगातार सर्वर डाउन रहा। खैर एनीवे, अगर सर्वर डाउन रहा तो इन लोगों को भी 80 से 90 हज़ार छात्र जिन्होंने पैसा जमा किया था उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करते हैं। फिर नॉर्थ बिहार में आप सभी को मालूम है और कई बार मैं ये बात उठाता हूँ कि यहाँ पे चीनी मिल बड़ी संख्या में थी और पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यही राज्य पूरे नेशनल एवरेज में 27% चीनी कंट्रीब्यूट करता था। अब जब चुनाव आता है, उधर जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं या मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है तो चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकालने की बात होती है, चीनी मिल खोलने की बात होती है। लेकिन कहाँ 60 के दशक में, 50 के दशक में 27% जहाँ चीनी पैदा होता था, वहाँ अब 2% से भी नीचे चीनी का उत्पादन हो गया। ये स्थिति है बिहार की और बिहार इस साल चुनाव में जाना है। तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक विनती करता हूँ कि ये जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसको बिहार की जनता के साथ साझा करना चाहिए। बिहार की जनता को जानने का हक है कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये सदाकत आश्रम और 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है उस दफ्तर का कागज नहीं है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट जो था उसको मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। और जो वास्तविकता है विकास का, वो बिहार की जनता को जानने का हक है, तब जाके बिहार की जनता को न्याय मिल सकता है। यही रिपोर्ट साझा करने के लिए मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर लीजिए, देखिए, या आप लोगों को दे देंगे, ले लीजिए।
जिधर जिधर कहिए उधर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अपने तीसरे चरण की यात्रा को समाप्त कर पटना पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीपीएससी के छात्रों पर लाठी चली, ये तो लाठी डंडे वाली सरकार है। अफसरशाही पूरे चरम पर है, मुख्यमंत्री होश में नहीं है पूरे कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार उनसे चल नहीं पा रहा, साथ ही साथ छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। हम आज भी कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कीजिए, जो नौजवान सर्वर डाउन होने के कारण परेशान है, सर्वर डाउन होने की वजह से जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है उनको एक मौका देना चाहिए। सर्वर 1-2 दिन के लिए खोला जाए ताकि लाखों की संख्या में भर्ती फॉर्म भर सके। वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा यह कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष विपक्षी पार्टियां छात्रों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या ये लोग आवाज उठाएंगे? क्या इन लोगों ने क्यों नहीं जस्टिफाई किया जब हम ये हंगामा पिछले 10 दिनों से चल रहा है? नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उस पर इन लोगों को पहले ही स्थिति क्लियर कर देनी चाहिए, इन्हें पहले ही हर चीज क्लियर कर देना चाहिए। जब लाठी मार दिया उसके बाद स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, लाठी चली है, ये लाठी डंडे वाली सरकार ही है। अफसरशाही पूरे चरम पर है। मुख्यमंत्री जो है होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार इनसे चल नहीं पा रहा है और लगातार जो है छात्र के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है। हम आज भी कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कीजिए, जो नौजवान जो परेशान है सर्वर डाउन होने के कारण, लाखों अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म नहीं भरा है, सर्वर डाउन होने की वजह से 2-3 दिन सर्वर डाउन रहा, तो दोषी छात्र छात्राएं नहीं है। आपको उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिले और सर्वर 1-2 दिन के लिए जो है खोला जाए ताकि लाखों के तादाद के अभ्यर्थी जो है कह रहे कि आप उकसाने का काम कर रहे हैं, आप डालने का काम आप कर रहे हैं। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं। अगर हम नहीं उठाएंगे तो ये लोग उठाएंगे क्या? ये लोग क्यों नहीं जाके जस्टिफाई किए? 10 दिन से ये चल रहा है, जो भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चल रहा है जाकर के बोलना ना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचा। बता दें कि इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का लाठीचार्ज बहुत ही दुखद है, मगर यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उनका एक कैरेक्टर रहा है कि जब भी कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखना चाहता है तब सरकार का सबसे आसान तरीका लाठीचार्ज बन जाता है, जिसकी मैं पूरी तरह से घोर निंदा करता हूं। लाठीचार्ज लोकतंत्र में कहीं से भी सही नहीं है। नहीं, देखिए, पहले तो किसी प्रकार का लोकतंत्र में लाठीचार्ज वगैरह दुखद है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है नीतीश जी की, इस सरकार का एक कैरेक्टर रहा है, कोई भी आता है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने तो सरकार लाठीचार्ज को सबसे आसान जरिया मानती है। तो लाठीचार्ज की तो एकदम बिल्कुल निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने किया है, कोई अधिकारी दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे को मुझे बताया गया है कि चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो वहाँ मदद हो सकती है, शायद उनका पैर टूट गया है। जहाँ तक विषय की बात है, तो जो पूरा हल्ला हंगामा हुआ वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ है और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार का दोष इतना ही है कि उन्होंने समय रहते लिखित में उसको क्लियर नहीं किया। क्योंकि कल तो सरकार ने अब जब हंगामा होने के बाद बता रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम एक ही पेपर से होगा या कोई इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है, तो मामला वो ख़त्म है। तो ये दिखाता है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ये सारी परेशानी हुई, क्योंकि सरकार को वो करना ही नहीं था। सरकार अभी क्लैरिफाई कर चुकी है कि हमें नॉर्मलाइज नहीं करना था, नहीं करना है, एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। तो ऐसा सच कोई मामला नहीं है। लेकिन कल जो बात हुई वो सरकार की जो कार्यशैली है, किसी बात को समय रहते क्लियर न करना, कोई आ गया डिमांड करने तो उस पर लाठीचार्ज करना या उसको उससे बातचीत न करना, तो ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। सर, इधर इंडिया के दो मांगे हैं अभ्यर्थी की। एक मांग तो थी सर्वर को कि सर्वर को वापस से आप रीओपन नहीं, देखिए, वो सर्वर की मांग नहीं है। अभ्यर्थियों की, कुछ अभ्यर्थियों की शायद, जहाँ मुझे मेरी जो समझ बनी है कि वो ये चाहते हैं कि फॉर्म भरने के लिए डेट को और एक्सटेंड किया जाए। सरकार का ऐसा कहना है कि पहले ही एक बार डेट एक्सटेंड किया जा चुका है 20-22 दिनों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों को चूंकि एक बार अवसर दे दिया गया है तो फिर से अब उसका डेट एक्सटेंड करना नहीं करना वो सरकार का निर्णय है। सरकार करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से सरकार नहीं करना चाह रही है, क्योंकि लॉजिस्टिकली कई चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
विद्यार्थियों पर या समाज के किसी वर्ग के बात पर, प्रोटेस्ट पर, उनके लोकतांत्रिक अधिकार पर लाठीचार्ज कराना वो एक तरह से गलत है। और ये हुआ इसलिए कि सरकार ने समय रहते हुए अपनी स्थिति को उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। अगर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया होता तो बच्चे यहाँ जमा नहीं होते, ये लाठीचार्ज जैसी कोई गलत काम हुआ नहीं होता। ममता बनर्जी ने कहा है कि लीड करूंगी इंडिया अलायंस को। टीएमसी की जो लीडर है ममता बनर्जी, वो इंडिया ब्लॉक को लीड करेंगी। भाई ममता जी सीनियर लीडर हैं, वो इंडिया कोalition वाले लीडर वाले जाने कि कौन लीड करेगा कौन नहीं करेगा, हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। कोई भी जो गठबंधन है, कोई गठबंधन या कोई कोalition है, ये उनका इंटरनल मामला है कि वो उसको कौन लीड करेगा। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि इंडिया अलायंस को कोई सच कोई एक व्यक्ति या दल तो कोई लीड कर नहीं रहा था। अभी जब पिछले 1.5-2 बरस से जब से इंडिया अलायंस बना है, उसमें कोई एक व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है कि कोई संयोजक के तौर पे। आप लोग तो देखा, नीतीश कुमार उस गठबंधन में थे, संयोजक बनने गए थे, लोगों ने इनको बनाया नहीं तो बेचारे रूठ के फिर वापस चले आए। तो इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक अभी तो है नहीं। बाई डिफ़ॉल्ट कांग्रेस चूँकि सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस के नेतागण उसको चलाते हुए दिखते हैं। तो ममता बनर्जी जी ने अगर मांग रखी है तो इंडिया गठबंधन का मामला है, हम लोग उस पर क्या कह सकते हैं। में चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, अडानी वाले प्रोटेस्ट पे पार्लियामेंट में उन्होंने साथ नहीं दिया। अब देखिए ये राजा ने कहा कि मेरे भाई ऐसा है, ये उनका मामला है, इस पे प्रशांत किशोर की कोई टिप्पणी नहीं है। आप बिहार से संबंधित अगर कोई सवाल है तो कीजिए। वो इंडिया गठबंधन में कौन किसके साथ है, कौन लीड करेगा नहीं करेगा, पार्लियामेंट्री फ्लोर पे उनका कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ इट का जो मामला है, उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं। ममता बनर्जी नीतीश कुमार को फिर लाने में कामयाब हो पाएंगी क्या? भैया ये देखिए, अरे भैया नीतीश कुमार खुद नहीं जानते हैं कहाँ रहना है। ममता नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अर्जुन भवन में पत्रकारों से बात करते हुए जदयू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने धमकी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धमकी प्रकरण को लेकर लोकसभा स्पीकर और गृह मंत्री को पत्र भेज दिए हैं। वहीं पप्पू यादव ने जदयू नेताओं की तुलना एनसीसी डॉग और छिपकली से की है। उन्होंने कहा कि नेताओं से ज्यादा वफादार उनके घर का एनसीसी डॉग है। उन्होंने कहा कि नेताओं की जुबान पर हमेशा गाली गलौज ही रहता है। वहीं आगे पप्पू यादव ने कहा कि धमकी मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाया है। 3 आदमी को नेक सलाह देना चाहूंगा। एक मंत्री हैं जो हमेशा गाली गलौज करते हैं। मैंने उनसे कई बार कहा, आप सरकार में हैं, तीनों सरकार में हैं, और ये दोनों किसी घर के एल्सेशियन कुत्ता से भी ज्यादा कम है। मैं इन तीनों की मदद व्यक्तिगत पारिवारिक भी किया है। मेरा उन तीनों के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। मेरा आग्रह 2 ही है, छोटी सी आग्रह। आप में हिम्मत बहुत है, ताकत भी है, आपने बहुत लूट के कमा भी लिया है। आप लोगों के पास कई बीघा जगह जमीन थी वो भी लोगों को पता है, और आप किस गाड़ी पर चलते थे आज से 90 के दशक में, आपका खानदान, वो भी सबको पता है। और आप बैसाखी के सहारे कब कब चले हैं वो भी पता है। और हमने तीनों को मदद की है। एक प्रवक्ता जी को जो पटना बैठते हैं, जिनको राजद के प्रवक्ता इतना गाली देता है, वो इसलिए जवाब नहीं देते हैं कि वो उसी का जात है। अब मैं कोई जात तो हूं नहीं, तो अपने जात को तो वो दे नहीं सकते जवाब। कोई कर्म बाकी राजद का प्रवक्ता वो नहीं रखता, उसको एक जवाब नहीं देता। हम तीनों से आग्रह करेंगे, आप तीनों मिलकर सीबीआई इंक्वायरी करा दें सारे प्रकरण को। झारखंड सरकार ने कल जो फेसबुक पर आया है उसकी जांच अपने एसआईटी से शुरू कर दिया।
मेरा आग्रह है कि आप गाली गलौज ना करें। मैं नहीं चाहता हूं कि समाज का माहौल खराब हो। मैं जिस दिन निर्णय ले लूंगा, शायद आप मेरे एक प्यादे से भी लड़ने की औकात नहीं रखते। जिस दिन क्योंकि मैं उस दिन समाज में फिर क्वेश पैदा हो जाए, और फिर बिहार में मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बयान का जवाब दूं, नहीं तो जातीय और उन्माद न पैदा हो। इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति में आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप आलोचना कीजिए, तथ्य के साथ कीजिए, सत्य के साथ कीजिए। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन गाली गलौज करना ये कहीं से भी उचित नहीं है, और शब्दों का चयन होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, 29 धमकियां मिली, और पत्रकार जी लोगों से भी आग्रह करेंगे, बिना पूरे तथ्य को समझे एक व्यक्ति की मुलाकात पटना के यूको पार्क में किसी से होती है तो उसके पीछे कोई टेलीफोन तो होगा, दोनों के टेलीफोन का आदान प्रदान तो होगा, उनको बुलाए तो होंगे, या मिलने के बाद टेलीफोन से बातचीत तो किन्हीं की हुई होगी। आपको वह अपराधी कहता है कि मेरा टेलीफोन नंबर हमको याद नहीं है। उनको टेलीफोन नंबर याद नहीं है, लेकिन इको पार्क में कोई मिले थे। कौन मिले, कैसे मिला, उस दिन का टेलीफोन नंबर उन दोनों का चेक होना चाहिए कि इको पार्क के नजदीक वो दोनों हैं या नहीं। दूसरी चीज, उस दोनों का टेलीफोन नंबर का कॉल डिटेल बताना चाहिए कि वो कॉल डिटेल में कभी वार्ता हुई या नहीं। तीसरी चीज, यदि थे वो दोनों आदमी तो सीसीटीवी फुटेज से निकालना चाहिए कि वो दोनों गेट पर एंट्री के वक्त, क्योंकि वहां टिकट कटती है और गेट पर एंट्री के नजदीक सीसीटीवी फुटेज है, तो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज उनको खंगालना चाहिए। 3, चौथा चीज, धमकी का, क्राइम का प्रसंग बाहर से बेल होना नहीं होता। आपने गलत तरीके से धमकी सीरियस मामला होता है। मैंने उस दिन भी कहा कि हेमंत शाही को जब गोली लगी थी तो पुलिस ने कहा मजाक कर रहे, और 2 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो सरकार ने हमारी जिंदगी के साथ भी हल्के किया, कमजोर किया और मजाक किया है, मेरे सम्मान के साथ भी। मैं स्पीकर को चिट्ठी लिखा हूं और होम मिनिस्टर को, और प्रिविलेज भी लाने जा रहा हूं शुभ मंगल को, और 3 आदमी को मैं मानहानि का नोटिस देने जा रहा हूं 10-10 करोड़ का, कि जिस तरीके से आधार हाई कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट में 3 बहस हो चुकी है इस प्रकरण की, अगले शुक्रवार को पूरी बहस होनी है, और हाई कोर्ट में मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग के लिए फाइल कर चुका हूं। 3 व्यक्ति जिनका इस प्रकरण से कोई मतलब नहीं है, एक प्रवक्ता है, एक मिनिस्टर है, और एक भाग्य के कारण कभी जनप्रतिनिधि बन गए थे। किस्मत साथ कि आप कहते हैं मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, 62% डॉक्टर की कमी है,
74% टेक्नीशियन लैब की कमी है। मैंने उस दिन भी ये मुद्दा उठाया था। बीस सालों के अंदर आप अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं कर पाए। 20 साल के अंदर आप अनुमंडल और प्रखंड अस्पताल में आपने अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं दे पाए। आप पंचायत स्तर पर डॉक्टर का निर्माण नहीं कर पाए। आपने कुछ भवन बनाई। देश की प्रगति में बिहार की भी हिस्सेदारी है, लेकिन देश में जितना एनएच बनी, अभी भी बिहार में 33% बिजली नहीं लगी। अभी भी बिहार में 90% जो मोदी जी के सपने थे बड़ा, ओडीएफ शौचालय, चैलेंज करते हैं यदि हम 70% दलित, गरीब और बैकवर्ड के ओबीसी, ईबीसी के घर में हमको ये चल के ओडीएफ कर दिखा दें। 80% जल नल योजना इनकी बंद हो गई। हरियाली योजना इनकी लूट हो गई। हमको ये ब्रिक्स दिखा दें। हमको जल नल योजना का हमको 70%, हम भी चलते हैं, सरकार भी चले, पानी चला के दिखा दे। तो ना इनकी हरियाली योजना, जब ये हरियाली योजना का यात्रा करते हैं, ना इनकी पर्यावरण बचाने की योजना, ना ये दारू रोक पाए। ये उसके लिए भी यात्रा किए। पूरे बिहार में हर घर में स्मैक चला गया। इनकी उपलब्धि है सभी बच्चों को स्मैक थमा देना। बिजली का बोझ हम पर ज्यादा पड़ गया। स्मार्ट मीटर को लेकर के हम परसों भी बोले हैं कि आतंक मीटर है, इसको रोको। और बीपीएल परिवार को कब फ्री घोषणा करोगे? आपकी ये घोषणा है। बीपीएल परिवार पर ज्यादा बोझ पड़ जाता है। तो कल जो आकर के यहां डपोर संख लोग और कुछ लोग यहां कनगोजर बिना हड्डी और बिना पेंदी के लोटा, उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हुआ? मुख्यमंत्री आवास योजना अभी तक 30% भी नहीं हुई, क्या हुआ? एसटी एससी की स्टेपन और छात्रवृत्ति माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यक का क्या हुआ? और क्या यह सरकार, मेरा सीधा आरोप है, सिर्फ हर क्वेश्चन आउट करने के लिए बनी थी? अभी तक 300 पेपर लीक हो चुके हैं। 300 एग्जामिनेशन। एसटी एससी माइनॉरिटीज को 8 लाख, ओबीसी को 12 लाख और जनरल को 18 लाख। यदि आपके पास पैसा है तो पहले आओ, पहले पाओ। नौकरी बिहार सरकार या भारत में जनरल आदमी के बच्चे जो गरीब हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हर एग्जाम में ये लाठी चलाते हैं। हर एग्जाम में हमारे बच्चों को मारते हैं। हर एग्जाम में 2 दर्जन बच्चे का पैर टूटता है।
मामला नॉर्मलाइजेशन का नहीं है, वन डे और वन टाइम एग्जामिनेशन का नहीं है। आप विभिन्न टाइम एक एग्जामिनेशन को उसी सब्जेक्ट के उसी वैकेंसी को आप अलग अलग लेके अलग अलग क्वेश्चन ऐड करना बारे बार, और उसके बाद 80,000 बच्चे हमारे सर्वर फेल होने के चलते फिलअप नहीं कर पाए और आप डेट तक नहीं बढ़ाए। आप रोजगार विरोधी हैं, आप किसान विरोधी हैं, अपराध चरम पर है। जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ नीतीश जी? भ्रष्टाचार दुनिया के सबसे ज्यादा कहीं है तो बिहार में है। इसके पदाधिकारी निरंकुश हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बेतिया में 52वां जिला स्थापन दिवस समारोह आज उत्साह एवं उमंग के साथ संपन्न हुआ। समाहरणालय परिसर अवस्थित मुख्य समारोह का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि 8 नवंबर 1972 को पश्चिम चंपारण जिले की स्थापना हुई थी। प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम 8 नवंबर को मनाया जाता है। पर्व त्यौहार एवं पैक्स निर्वाचन को लेकर स्थापना दिवस के आयोजन में थोड़ा विलम्ब हुआ है। आज हम सभी 52वां जिला स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे अभियंतागण हैं, जिला प्रशासन से जुड़े हुए तमाम कर्मी, पदाधिकारी, सहयोगी भी, प्रेम, आप तमाम लोगों का, जो प्रखंड अंचल स्तर के भी हमारे सहकर्मी आए हुए हैं, आप सभी का जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण के नाते इस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत हैं कि जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम 8 नवंबर को निर्धारित था, लेकिन महापर्व छठ के दूसरे दिन होने के कारण निर्धारित समय पर अपरिहार्य कारणों से हम लोग को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद पैक्स का चुनाव चल रहा था, इस कारण से भी हम लोग समय पर स्थापना दिवस समारोह नहीं मना पाए, इस कारण से विलम्ब हुआ है। और आज हम लोग आपके बीच में स्थापना दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। जिले में तमाम तरह की गतिविधियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम होने वाला है। इसी बीच में लगातार इधर उधर की व्यस्तताओं के बावजूद भी आज अपराह्न में इस कार्यक्रम को रखा गया है। इस बीच में हमारे तमाम प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी आए हैं, मैं उनका भी जिला प्रशासन पश्चिमी चंपारण की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि आज 52 वर्ष 52 ईयर्स हो गए जिला को बटे हुए चंपारण से, जो पश्चिमी चंपारण बना। चंपारण से 2 भागों में विभक्त था, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, और तब से लेकर आज तक 3 अनुमंडल और 18 प्रखंड कार्यरत हैं। और गंडक पार की बात हो, नेपाल से सटे हुए पहाड़ी क्षेत्रों की बात हो, तमाम जगहों पर जो विकास की धारा है चलती है। इस 52 साल के अंतराल में गवर्नमेंट की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो संसाधन हैं, हर संभव प्रयास होता है कि विकास की ओर अग्रसर हो। कल्याणकारी योजनाओं को आम जनों तक, जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं, उन तक पहुंचाया जाए। और इस सब में जैसा कि डीडीसी साहब ने ठीक ही कहा कि किसी भी विकास कार्य को अमली जमा पहनाने के लिए सरकारी कर्मी अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस प्रशासनिक संरचना में जिस स्तर के भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, वे तमाम लोगों का सहयोग होता है। और डेमोक्रेसी में जब तक से हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि का सहयोग नहीं मिले, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत निकाय के प्रतिनिधि हों, पूर्व प्रतिनिधि हों, या हमारे माननीय सदस्य हों, बिहार विधान परिषद के हो, विधान परिषद के हों, और नगर निकायों के हमारे चेयरमैन हों, मेयर साहब हों, जो लोग भी हैं, सबकी भागीदारी होती है डेमोक्रेसी में।
और सबके सम्मिलित प्रयास से, सबके इच्छा और आकांक्षा से, सरकार की नीतियों के, सरकार की प्रक्रियाओं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।